जी मित्रों, नमस्कार और गुड इवनिंग, अभिवादन आप सभी को। और इससे पहले कि बात कहीं आगे बढ़े, हम याद कर लें भगवान कृष्ण की और आज जन्माष्टमी की। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और उम्मीद करता हूं कि एक ऐसे अंधेरे समय में, डार्क एजेस में जहां इस समय हम जी रहे हैं, जिसमें से दुनिया गुजर रही है, इसमें भगवान भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र कोई चमत्कार करे। और जो नकारात्मकता हमारे आसपास फैली हुई है, जो अंधेरे के बादल हमारे आसपास फैले हुए हैं, जो भी नेगेटिविटी हमारे आसपास घूम रही है, और ये नेगेटिविटी एक भारी मात्रा में हमारे आसपास घूम रही है, और हमारे से मतलब सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया में घूम रही है, यू नो। तो और आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, और आज जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका भी इससे बहुत लेना देना है। तो अभी हम उसकी भी बात करते हैं। मैं आपको इससे पहले की बात शुरू करूं, और आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान की। लेकिन बलूचिस्तान की बात करने से पहले मित्रों, शायद ये आउट ऑफ प्लेस नहीं होगा, शायद ये गलत नहीं होगा अगर मैं याद दिलाऊं कि जो जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, और वो क्या कहा था, यही कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और आप ये देखिए कि ऐसा करने के लिए भगवान कृष्ण जब अलग अलग रूपों में आते हैं, तो उनकी फॉर्मेशन अलग अलग हो सकती है, उनके अवतार अलग अलग हो सकते हैं, उनके रूप अलग अलग हो सकते हैं, और उसको लोग अपने अपने ढंग से परिभाषित भी कर सकते हैं। बड़ी अजीब बात है, पिछले 2 दिनों में, जो आप जानते हैं कि हम इस समय कृष्ण पक्ष में चल रहे हैं और कृष्ण पक्ष की अमावस्या आने वाली है। आज अष्टमी पर हम हैं, जन्माष्टमी है आज। और इस जन्माष्टमी के आते आते भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने कुछ चमत्कार जरूर दिखा दिया है। बलूचिस्तान में बलूच लीडर जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने पाकिस्तानी फौज के तो नहीं कहा जाना चाहिए, पाकिस्तानी फौज के कारिंदे कहे जा सकते हैं शायद, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बलोच कभी किसी को यूं ही नहीं मारते। मैं ये बात बड़े भरोसे से कह सकता हूँ, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे बलूचिस्तान के, और मैं ये बड़े भरोसे से कह सकता हूँ कि वो किसी बेकसूर को यूं ही नहीं मार रहे होते, उसके पीछे उनके कारण होते हैं। और तो अभी पिछले दिनों में क्या हुआ है, पिछले 2 दिनों में उन्होंने ब्लॉकेट किया बलूचिस्तान का, तमाम पाकिस्तान से, मतलब बाकी पाकिस्तान से आने वाले ट्रैफिक को रोक दिया। लोग नहीं आ रहे थे, और जो ये अंदर आए हुए थे, जाहिर है उनके पास कोई जानकारी रही है, तो उन्होंने बसेस से ट्रक्स में उन्होंने चेक किया कि कौन लोग हैं। और जब चेक किया, उसमें से उन्होंने कहने के लिए ये कहा जा रहा है, जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज बता रही हैं वो ये कि उन्होंने ये एस्टेब्लिश किया कि जिन लोग कि उसमें पंजाबी एथनिसिटी के लोग हैं या नहीं है। इस बात के दूसरे मायने भी है दोस्तों, वो ये कि जो पंजाबी वहां पे जो पाए जा रहे हैं, ये भला क्यों गए होंगे। जो एस्टेब्लिशमेंट नारा दे रही है, जो बहाना दे रही है, जो एक्सक्यूज दे रही है, जो अपनी कहानी बना रही है, वो क्या कह रही है कि ये लोग रोजगार के लिए वहां जाते हैं, और फिर तुर्रा क्या दे रहे हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का। बिल्कुल ठीक बात है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट किसी मुल्क में होनी चाहिए, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर आप बिना परमिट के नहीं जा सकते, ये वेल एस्टेब्लिश है। अगर आप बाहर के आदमी हैं तो आप बलूचिस्तान में यूं ही नहीं जा सकते, मतलब ही नहीं होता। आप यहाँ कश्मीर में जा सकते हैं मगर बलूचिस्तान में नहीं जा सकते। तो बलूचिस्तान में ये रोकें लगी हुई हैं। और आप इसके बीच में देखिए कि अक्सर बलोचों ने जब पंजाबियों को मारा है, तो उन्होंने ये कहा है कि ये लोग दरअसल एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे। वो उनके आईडी कार्ड तक दिखाते हैं जब भी मारते हैं। आई एम वेरी श्योर, अभी इसका तमाम खबरें अभी आई नहीं है, 40 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। आपको अखबार में 36 मिल रहा होगा, 40 से ज्यादा आंकड़ा जा चुका है, 40 से आगे निकल चुका है आंकड़ा ऑलरेडी। बल्कि जो अनऑफिशियली मुझे सुनने में आ रहा है, वो बताया जा रहा है कि ये आंकड़ा 60 के आसपास का है, जो अब तक वहां पे मारे जा चुके हैं लोग, लेकिन 40 कंफर्म है। तो और ये अभी इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हॉस्पिटल्स में हैं, उनमें से कौन सा कम करेंगे, कौन बचेंगे, मैं नहीं जानता हूँ, ये नंबर आगे जा सकता है। लेकिन असली बात क्या है, असली बात ये है कि इन तमाम इंसिडेंट्स को लेकर जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, पाकिस्तान के जो ये पंजाबियत है, वो अभी भी अपना लेसन नहीं लर्न कर रही है, अभी भी वो अपना पार्ट सीख नहीं रही है। और वो क्यों नहीं सीख रही है, और उसके आसपास क्यों नहीं सीख रही है, तो मैं नहीं जानता, लेकिन
उसके आसपास वो एक नैरेटिव जरूर बिल्टअप कर रहे हैं, और मैं आपको नैरेटिव एक्सपोज करना चाह रहा हूँ। ये लोग सुधर नहीं रहे। आज से कुछ वक्त पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था कमर चीमा साहब का, जिसमें वो डॉक्टर मारंग बलोच के फादर को टेररिस्ट बता रहे थे कि टेररिस्ट की बेटी है, ये बता रहे थे। अच्छा, कोई बात नहीं, मुझे बहुत बुरा लगा था, टू बी ऑनेस्ट, मुझे बहुत बुरा लगा था, बिकॉज आई रेस्पेक्ट द लेडी, द फाइट दैट शी इज पुटिंग ऑन। और वो अपने लोगों के लिए लड़ रही है, उसके पास खोने पाने के लिए कुछ नहीं है, उसकी अपनी जाती जिंदगी में कुछ उसको नहीं चाहिए, जिस जो जो ये उसको कमर सीमा जैसे नैरेटिव बिल्ड करने वाले लोग उसको देने वाले हो, ऐसा कुछ नहीं। तो वो खैर वो अपनी लड़ाई अपने लोगों के लिए लड़ रही है। ये लड़ाई आज से नहीं चल रही दोस्तों, ये आजादी के बाद से जब से इनको कब्जा हुआ है बलूचिस्तान में, पंजाबी फौज ने जो किया है वो चल रहा है। आज मैं आपको नैरेटिव इनका बिल्टअप कर दिखा रहा हूँ कि किस तरह नैरेटिव बिल्टअप कर रहे हैं, और दरअसल उसमें कहां कहां कितने बड़े बड़े होल्स हैं, वो होल्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर आप देख पाएंगे कि दरअसल कितना बड़ा झूठ गढ़ा जा रहा है इस सारी मूवमेंट को खारिज करने के लिए, फॉर नो गुड रीजन। देखिए जरा होंगे दोस्तों, आज एक बड़ा दिलखराश वाकया हुआ है बलूचिस्तान के अंदर, जहां पे तकरीबन 33 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। और कहने में ये आ रहा है कि बलोच जो दहशतगर्द जमातें हैं BLA, उसने गाड़ियों से लोगों को उतार के उनके ID कार्ड चेक करके, और जब ये देखा कि ये पंजाब से हैं तो उनको गोली मार के कत्ल कर दिया गया। तकरीबन 30 से 40 दहशतगर्द हैं। मैं इस पर बात करना चाहता हूँ कि क्यों बलूचिस्तान की ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये क्यों पंजाबियों को कत्ल करते हैं, ये क्यों फ़ौज पे हमले कर रहे हैं। क्या आज भारत को ज़रूरत है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की? क्या आज भारत चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो जो है उसके ऊपर हम हमला करके अब आप देखें, एक ऐसा मुद्दा जो इनके पास 50 से चला आ रहा है, अलग अलग शेप में, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग इंटेंसिटी के साथ। एक पॉलिटिकल मुद्दा था ये टू स्टार्ट विद, एक पॉलिटिकल मुद्दा था। बार बार बलोच ऐसा नहीं है कि इनके पास नहीं आए हैं बात करने के लिए, या पॉलिटिकली इस मामले को सॉल्व नहीं किया गया है, बार बार वो सॉल्व करने के लिए आगे आए हैं, मगर इन लोगों ने कभी उनकी पॉलिटिकल मूवमेंट पर ध्यान ही नहीं दिया और उसको बाय फोर्स क्रश किया है। जब बार बार आप एक मूवमेंट को क्रश करेंगे तो उसका एक नतीजा जो निकलता है वो ये कि आप उनको पॉलिटिकल रास्ते से अलग ले जाते हैं। ठीक यही बलूचिस्तान में हुआ कि बार बार जब वो पॉलिटिकल रास्ते पर आकर अपनी 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 डिमांड्स रख रहे थे, अपनी बातों का सोल्यूशन मांग रहे थे, तो आपने नहीं किया। जिन मिसिंग पर्सन्स को आप मिसिंग पर्सन कहां से थे, आप कितने ही मिसिंग पर्सन्स को आपने बेसिकली लोगों को पहले मिस किया, आपने उनके परिवारों के लोगों को उठाया, महीनों तक गायब कर दिया, और फिर अचानक एक दिन उनको मार के, किसी की आंखें निकाल के, किसी के शरीर से आप बेगुरबती करके, और आपने को किसी को मैदान में फेंक दिया, किसी को झील में फेंक दिया, किसी को नदी में फेंक दिया, कहीं ये बकवासियात आपने की हैं। और तो और यहाँ तक हुआ है कि जब इन्होंने बलोचों ने जब वायलेंस का रास्ता अपनाया और किसी फौजी उस पर हमले किए, तो इन्होंने क्या किया, फौजियों जो बलोच उसमें मारे गए, उनके साथ साथ इन्होंने उन जो फ्रीडम फाइटर्स जिनको पकड़ा हुआ था, जो मिसिंग पर्सन्स थे, उनको भी मार के उनकी लाशें जो है वो साथ में देती कि ये भी टेररिस्ट है, उनको भी गोलियां मार के और साथ में पकड़ा दिया, ये भी टेररिस्ट थे, ये लोग मारे गए, मिसिंग पर्सन का किस्सा खत्म। सो ये सब भी होता रहा है, ये हमने पिछले 2 साल के अंदर में कितनी ही बार देख लिया है, तो मगर ये लोग उस पर बात नहीं करते हैं। कमर चीमा का अक्सर ये कहते हैं कि मैं उनकी बलोच जो मूवमेंट है, डॉक्टर मारंग बलोच जो मूवमेंट चला रही हैं, उनकी कुछ डिमांड्स बड़ी जस्टिफाइड हैं, ख्वातीन को आगे आना चाहिए, मैं उनकी डिमांड्स को सपोर्ट करता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ। कभी आपने और जब तक कि इस तरह की मार काट ना चाहिए हो बलोचों ने, क्या कभी कमर चीमा ने एक प्रोग्राम किया इनके ऊपर? कभी इन्होंने जब 2 महीने डॉक्टर मारंग बलोच इस्लामाबाद में बैठी हुई थी, क्या इन्होंने एक बार उनसे बात करने की कोशिश की? क्या उस तमाम 2 महीनों में इन्होंने एक बार उनके मुद्दों पर बात की? एक बार नहीं की। मगर जब बलोच इनकी पिटाई लगा देते हैं, तब इनको याद आता है, तभी इनको अचानक याद आता है नहीं, ये बड़ा मुद्दा है, हमको इस पे बात करनी चाहिए, बड़े खुले दिल से बात करनी चाहिए, सरकार को बात करनी चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को बात करनी चाहिए। अब
सरकार क्या बात करेगी? सरकार को स्पेस ही नहीं मिला हुआ है इस सारे मुद्दे पे कुछ करने के लिए। जरा आप आगे देखिए, इनकी कहानियां आपको खुद जरा जगह जगह पर एक्सपोज होते नजर आएंगे। उसके कोई नुकसान पहुंचाएं, ज़रूरत ही नहीं है। जब यहाँ पे लो पेड सस्ते दहशतगर्द आपको मिल जाएं, तो आप क्या समझते हैं इन सस्ते दहशतगर्दों की मौजूदगी में किसी मुल्क को किसी दूसरे मुल्क पे हमला करना चाहिए? अच्छा, आप ये बताएं, इनको ये पे कैसे पता लगी? नंबर एक, जो दहशतगर्द है, इसका मतलब ये है कि आपने दहशतगर्द बनाए हैं और आपको उन दहशतगर्दों की तनख्वाह का पता है। आप उन दहशतगर्दों को पहले कहीं यूज करते रहे। अगर इनकी बात को मान लिया जाए, और अगर ये मान लिया जाए कि कोई दहशतगर्द वहां पर है, और इनको उनके पे स्केल का भी पता है कि भाई इनको किस तरह से उनकी पेमेंट्स हो रही है और कितनी पेमेंट करनी है, तो ये कौन जानता है? वही जानता है जो उनको डील कर रहा हो, जिसको उनके तमाम व्यवसाय का अंदाजा हो कि इनका व्यवसाय कैसे चलता है। खैर, आगे देखिए जरा। और जहां तक भारत की बात है कि भारत में, ये बात बिल्कुल ठीक है, आपके अपने घर के अंदर इतनी दरारें हैं कि वाकई भारत को क्या जरूरत है कि आप पे हमला करे। और भारत ने वैसे भी, आदरणीय रेस्पेक्टेड श्री डॉक्टर चीमा साहब, कब भारत ने हमला किया आपके ऊपर? कभी किया आज तक? हमेशा हमले आपने किए, हमेशा हमले आपने किए। आई विश कि आप कभी भी कहीं यूट्यूब पर जाकर एमएस असगर खान की देख लें इंटरव्यूज, आपको जगह जगह पर याद दिलाएंगे आपके मुंह पर कि सारे हमले हमने किए और सारे हमारे। हर बार उन्होंने अपनी गलतियां बताई, पर आप लोग नहीं बोलते उसको, नहीं देखते उसको। आपको वो, आपके नैरेटिव को वो सूट नहीं करते इस किस्म के लोग, ना ही उनकी बातें। तो चलिए, आपकी फेक स्टोरी को हम और आगे सुनते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसमें कौन सी जरूरत है उनको हमला करने की? बिल्कुल। मसला क्या है? बलूचिस्तान के अंदर ये जो मिलिटेंट्स हैं, ये क्यों पंजाबियों को मारते हैं? वो पंजाबी जो अनआर्म्ड है, जो मजदूर है, जो गरीब है, जो कि रोजगार की तलाश में घूम रहा है। अबे बेकरी, ये बताओ दोस्तों, वो बलूचिस्तान जिसके पास अपनी बिजली नहीं, उसके पास अपना पानी नहीं, उसको कोई इंडस्ट्री नहीं दी तुमने, वहां स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, जो है वो बर्बाद है। तो अब जरा ये बताए चीमा साहब कि आपकी पंजाब से, जो कि मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की कयादत में इतनी तरक्की कर चुका है, उसके बावजूद नौकरी ढूंढने के लिए बलूचिस्तान जाते हैं ऑफ ऑल द प्लेसेस। कैसी बातें कर रहे हैं? कौन सी नौकरी मिलती है बलूचिस्तान में मियां? चीनी वहां से भाग गए, और वैसे भी चीनी आपको एम्प्लॉयमेंट तो देते नहीं, वो अपने आदमी लेकर आते हैं। तो क्या तलाश रहे हो मियां? कौन सा झूठ गढ़ रहे हो? कितने झूठ बोलोगे और कब तक बोलोगे? और जब तक बोलोगे एक्सपोज किए जाओगे। देखिए, पाकिस्तान के अंदर 4 सूबे हैं। गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है। लोगों को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। मैंने देखा है गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान, हर बंदा इस्लामाबाद आता है, काम करता है। रावल जरा इनसे पूछें ये लास्ट टाइम बलूचिस्तान कब गए थे, और जरा इनसे ये भी पूछिएगा कि कितनी बार इन्होंने किसी बलूच लीडर से इंटरव्यू किया है। ये सीनियर स्कॉलर है, थिंक टैंक चलाते हैं। इनके थिंक टैंक में उन्होंने कब किसी बलूच को इंटरव्यू अपने यहाँ बुलाया है और उससे बात की? कभी उनकी प्रॉब्लम को समझने की बात की है? कभी आपने देखा? पिछले तमाम सालों में कभी देखा? इनके लिए कितना आसान होता है अपना मुंह हिलाना और ये कह देना वो फलाद भी टेररिस्ट है, डॉक्टर महरान बलोच के फादर टेररिस्ट थे। क्यों? क्योंकि तुमको कहा गया कि ऐसा बोलो। दैट इज व्हाट द ट्रूथ इज। क्या इन्होंने एक बार जाकर डॉक्टर महरान बलोच से ये पूछने की कोशिश की कि डॉक्टर साहिबा आपकी मांग क्या है? और ये बाय द वे मुंह उठा के मारंग बलोच बोल रहे हैं, और अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? डॉक्टर कमर चीमा। अपना नाम बिना डॉक्टर के नहीं शुरू होता, और दूसरे की डॉक्टरेट का नजर ही नहीं आता। दूसरे की डॉक्टरेट को नजर ही नहीं आती। उसको ऐसे बोलने जैसे पता नहीं रिश्तेदार लगती हो कोई। वो है नहीं, वो पाकिस्तानी नहीं हो, बलोच है, तो तुम्हारी कोई रिश्तेदार नहीं लगती। मगर जरा सोचो तो सही कि ये कर क्या रहे हैं। उनको कभी डॉक्टर मारंग बलोच नहीं बोलेंगे, उनको मारंग बलोच बोलेंगे। पिंडी जाता है, लाहौर जाता है, कराची जाता है, काम करते हैं।
किसी को कहा गया होगा कि चलो भाई बलूचिस्तान चलो, वहाँ पे जॉब है, कारोबार है, लेकिन आपको मजा आया कि नहीं? बलूचिस्तान में कारोबार है, बिल्कुल कारोबार है ना, कारोबार वहां से। मतलब बेचारे चीनी आके वहां बैठ नहीं रहे। एयरपोर्ट जो वहां बनाया था चीन ने, वो शुरू नहीं हो रहा है, किसी काम का नहीं है। गवादर बंद को में तुम वहां फेंसिंग कर रहे हो। गवादर में किससे फेंसिंग कर रहे हो? बलूच से। बलूचिस्तान में बलोचों के लिए गवादर को फेंस किया जा रहा है, लो कर लो बात। और ये चाहते हैं कि वो पंजाबी फौज जो उसको फेंस कर रही है उस पर हमले न किए जाए। भाई मेरे घर में आकर, मेरे घर में आप मुझे मुझे फेंस करेंगे और मैं आपको खाली छोड़ दूंगा यूं ही? कोई बात नहीं, आप जो मर्जी कर लीजिए, हम बात कर लेंगे। ऐसे होता है कहीं? वो तो आपको मारेंगे। आप उनके घर में घुस रहे हैं तो वो आपको मारेंगे नहीं? क्यों नहीं मारेंगे भाई? कई 100 ऐसे पंजाबियों को, मैं लफ्ज़ पंजाबी कहूँगा, कत्ल कर दिया गया बलूचिस्तान के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ द एथनिसिटी। अब कितना बुरा लग रहा है ना, पंजाबियों को दिल टूट रहा है। आज अपने आवाज देखिए चीमा साहब की, कितनी दबी हुई आवाज है। पंजाबियों का मामला है ना, मगर कितने बलोच अब तक गायब हो चुके हैं, इनको पता है क्या? बलोच कह कह के मर गए हैं कि ये जो जावेद इकबाल आपने बिठा रखा है जज, वो औरतों के साथ बदतमीजी करता है। सबूत मौजूद है, इमरान खान के टाइम पे क्या कुछ हुआ है सब अखबार में छपा पड़ा है। आप जानते हैं जावेद इकबाल के बारे में? क्या आज तक जावेद इकबाल को चेंज किया गया? जावेद इकबाल फौज का आदमी है, ये सब जानते हैं। आज तक कुछ हुआ नहीं गया है। वो न सिर्फ अपनी, जब वो जज था तब की पेंशन पा रहा है, इसकी सैलरी अलग से पा रहा है। और ये सुप्रीम कोर्ट में अभी काजी पैजीसा की अदालत में कुछ महीने पहले बताया गया। मेरा उनके इस फाइनेंशियल एस्पेक्ट से कोई लेना देना नहीं, मगर मैं इस नैरेटिव से जूझ रहा हूं कि ये झूठ कितना बोलते हैं एक मूवमेंट को लेकर। भाई हमने तो झेला है ना तुमको, हमने कश्मीर मूवमेंट में झेला है ना, तुमने किस तरह का फेक नैरेटिव बनाया था, हमने झेला है आपको, आज तक झेल रहे हैं, आगे भी झेलते रहेंगे। पर आप ठीक वैसा ही नैरेटिव अब बलूचिस्तान आज अभी बहुत पहले से बना रहे हैं और वो चलाए जा रहे हैं, और ये अब एक बार फिर से बना रहे हैं। और इज्जत कितनी करते हैं अपने अलावा पंजाबी जो है, अपने अलावा दूसरे किसकी इज्जत कर रहे हैं आप देख ही रहे हैं। अपना नाम बिना डॉक्टर के शुरू ही नहीं होता है। जरा जरा देखिए ना, कोई पॉडकास्ट होगा डॉक्टर कमर चीमा है, मगर वो डॉक्टर नहीं है, वो मारंग बलोच है। एथनिसिटी की बेस पे कत्ल किया गया, वो इसलिए क्योंकि उनके लिए बड़ा आसान है। उन्हें क्या पंजाबियों मारो, इन्हों मारो, ठीक। तो जब बलोच को आप मारते तब, ये बलोच है इन्होंने मारो, जब पंजाबी करते हैं तब, जब उनके घरों की लाशों को हेलीकॉप्टर से फेंक रहे हैं तब, वो तो आपको नहीं याद आता। आपने तो कभी आवाज नहीं उठाई इसके लिए कि चीमा साहब कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक है जी, मारते क्यों हैं? एक तो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक उनकी अब एक पॉलिटिकल विंग भी बन चुकी हुई है। मैं उसको पॉलिटिकल विंग कहूँगा, मुझे कोई आर नहीं है। जो बलोच यकजहती काउंसिल है या कमेटी है, ये देखना, आप देख रहे हैं, ये काउंसिल है, ये कमेटी है, मतलब ही जस्ट डजंट केयर। इससे आपको पता लगता है कि उनकी मूवमेंट को आप कितना सीरियसली लेते हैं, कि आप उनकी मूवमेंट का नाम भी ढंग से लेना पसंद नहीं करते। That is how serious you are, and that is why you are being killed, because they know you are not serious. Every word जो तुम बोलते हो वो झूठ होता है, सिर्फ और सिर्फ झूठ, कोरा झूठ। महारंग बलोच जो है वो चाची लगेंगी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ। बहुत सारे उनके मुतालबे जो हैं वो जेन्युइन है, जिसमें बलूचिस्तान अंडर डेवलप रह गया है, बलूचिस्तान की तालीम ठीक नहीं है, बलूचिस्तान के अंदर जो बहुत सारे सियासतदान बैठे हुए हैं वो फैसले नहीं करते जो बलूचिस्तान की आवाम को है होना चाहिए। बलूचिस्तान के अंदर मिसिंग पर्सन का इश्यूज क्यों बने, उनके बहुत सारे जेन्युइन मसले हैं। अब ये जो जेन्युइन मसले हैं, जिनको ये रेस्पेक्टेबल एनालिस्ट जो है ये कह रहे हैं कि जेन्युइन मसले हैं, जरा ये बताएंगे कि इनमें से किस मसले को आज तक सॉल्व किया गया है? 75 साल हो गए मुल्क को बने हुए। कब आपने पहले तो एक जगह पर जाके कब्जा किया है, बलोच आपको एक्सेप्ट नहीं करते, आपने और आपकी फौज ने वहां जाकर कब्जा किया है। ये फौज थी वही पंजाबी फौज, इसीलिए पंजाबी मर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए बात। और उसके बाद में जब वो पॉलिटिकली अपने आप को अलग करना चाहते हैं, या पॉलिटिकली उन्होंने अपने चीजों के विद इन पाकिस्तान
हल देखने चाहिए। पाकिस्तान की पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में उन्होंने पॉलिटिक्स किया कर इसलिए कि वो अपने लोगों के लिए हक ले पाए। जी नहीं, उनको हक नहीं दिए गए। हर जगह हर बार उनकी फौज ने वहां पर अपनी मर्जी की, एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्जी की सरकार बनाई। बलूचिस्तान की हिस्ट्री में आज तक कोई भी, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी इलेक्शन फेयर नहीं हुआ। वहां ये उन्हीं लोगों को बैठाते हैं जिनका इनका दिल करता है। और यही कारण है कि बलूचिस्तान का कोई लीडर आज तक बलूचिस्तान में नहीं बैठ पाता है, क्योंकि बलूचिस्तान में जो वो अपने लोगों को रिप्रेजेंट ही नहीं करता। इसीलिए और फिर ये जो आप फाइनेंशियल घपला देखते हैं कि आपको 18th अमेंडमेंट के बाद में तमाम बातें भी बोलेंगे ना, 18th अमेंडमेंट के बाद में तमाम जो इख्तियारात हैं वो सूबों को चले गए हैं और सारा पैसा उनको जाता है। भाई वो उनको नहीं जाता ना, उनके रिप्रेजेंटेटिव को जाता है, उन रिप्रेजेंटेटिव को जो उनके है ही नहीं, जो उन्होंने चुने ही नहीं। आप बताइए ना, इस समय किसकी सरकार है बलूचिस्तान में? पीपीपी की। बस सिंधियों का क्या काम बलूचिस्तान में? भाई बलोचों की सरकार होगी ना। बलोच कहाँ है? मां बलोच बताओ। जिनको वाकई एड्रेस करना चाहिए। अगर मैं कहूँगा कि महारंग बलोच का कोई जेन्युइन मसला नहीं है तो दैट विल बी अनफेयर। लेकिन महारंग बलोच You have always been unfair, Seema साहब. You and your Punjabi फौज has always been unfair to Baloch. Accept it. हमें ये गिला है कि जब बात आती है पंजाबियों को कत्ल करने की तो वो इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करती, कोई स्टेटमेंट नहीं देती। मुझे याद है कि जब वो कैसे स्टेटमेंट देंगे भाई? आपने बलोचों के मारे जाने पर कब स्टेटमेंट दी? Why do you expect Baloch to be sorry for you when you have never been sorry for them? In fact, you have been the culprit of murdering them. आप बलोच आपको एक्यूज करते हैं कि आप उनको मार रहे हैं, आप उनकी नस्ल कुशी कर रहे हैं। बाय द वे, मैं आपको याद दिलाऊं सीमा साहब, जो बात आप नहीं बोलना चाहेंगे वो ये, आपका बलूचिस्तान का करंट चीफ मिनिस्टर भी ये कहता है कि इन लोगों को मारना चाहिए। अब जिन लोगों को आप मारने की बात कर रहे हैं वो आपको पूजा तो नहीं करेंगे, आपकी वो आपकी वर्शिप तो नहीं करेंगे, वो आपकी इबादत तो नहीं करेंगे। चलिए उर्दू में बताता हूँ, समझ में आएगा आपको। इबादत तो नहीं करेंगे, वो तो आपको फिर वैसे ही मारेंगे जैसे आप उनको मारते हैं, या हो सकता है कि उससे बदतर मारे, डिपेंडिंग अपॉन द रिसोर्सेज दैट दे हैव। कि अगर उनके पास बेहतर रिसोर्सेज हैं तो आपको लपेटे में लेके और मारेंगे। दिस इज इट। कोई अपनी जान, सीमा साहब आपकी आवाज तो खाली खबर सुन के डाउन हो गई है कि लोग मारे गए हैं, पंजाबी मारे गए हैं। वो तो रोज अपने लोगों की लाशें देख रहे हैं अपने सामने, अपने बीच में से लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, गोलियां खाते हुए देख रहे हैं। उनके तो दिल पत्थर के हो चुके हैं भाई, उनको तो रोना भी नहीं आता, उनके आंसू भी खत्म हो चुके हैं। तो कुछ शर्म मर्म किया करेंगे ना। जनवरी में ईरान ने पाकिस्तान पे हमला किया तो उस वक्त महारंग बलोच और उनका जो लोग थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे इस्लामाबाद के अंदर। तो जब ईरान ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया और हमला करने के बाद पाकिस्तान ने भी रिस्पॉन्ड करना था, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया। जब रिस्पॉन्ड किया तो उसमें जारी बात है वहाँ पे BLA के लोग मारे गए। ईरान की हुकूमत ने वहाँ से स्टेटमेंट जारी की कि जो पाकिस्तान ने हमला किया है उसमें नॉन ईरानियंस मारे गए हैं। नॉन ईरानियंस मतलब कि जिनको पाकिस्तान ने मारा है वो ईरानी नहीं है, इट मीन्स वो BLA के लोग थे। वहाँ पे क्या हुआ कि जो बलोच, ये जो महारंग बलोच हैं, ये उस धरने को उन्होंने ख़िताब किया और उन्होंने कहा कि तुम खुश क्यों हो रहे हो जो पाकिस्तान ने हमला किया है ईरान के अंदर, वो तुम्हारे ही लोग मारे गए हैं। दांत निकालने की क्या बात है भाई? ये इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोल रहे हैं। हमारे बलोच ने जरूर कहा था ये, और क्या गलत कहा था? बलोचिस्तान का एरिया न सिर्फ पाकिस्तान में है बल्कि ईरान में भी है। तो बलोच तो वो दोनों ही तरफ हुए ना, तो उन्होंने गलत क्या कह दिया? अल्लाह क्यों कहानी बना रहे हो? तो अगर वो ये कहते हैं कि वो नॉन ईरानी मारे गए हैं तो वो ईरानी तो अपने से सही बोल रहे हैं, क्यों बलोच थे जो मारे गए, और आप उसकी इंटरप्रिटेशन क्या कर रहे हैं? वो रिबल्स बलूचिस्तान के जो ईरान वाले इलाके में है, अगर आपने वहां बमबारी की और वहां वो लोग मारे गए और ईरानियों ने कहा कि वो नॉन ईरानी थे, दे डिडंट लाई, उन्होंने झूठ नहीं बोला है। आप कहानी को ट्विस्ट दे रहे हैं। और डॉक्टर मारंग बलोच ने, जिनको आप बड़ी बदतमीजी से मारंग बलोच कह रहे हैं, डॉक्टर मारंग बलोच ने बिल्कुल ठीक बात कही कि भाई वो बलोच है जो मारे गए हैं।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गलत क्या कहा उन्होंने? तो आप कहानी क्या बना रहे हैं? व्हाट इज न्यू दैट यू आर टेलिंग अस? आप सिर्फ उन लोगों में झूठ फैला रहे हैं जो आपकी सोच रखते हैं। मीन्स के वो BLA के लोग मारे गए हैं, वो बलोच लिबरेशन आर्मी के लोग मारे गए हैं। सो महारंग बलोच जो है, शी हैज़ एन एवरी राइट शी हैज ए नहीं होता है, शी हैज एवरी राइट होता है। शी हैज ए क्या होता है? कम से कम अंग्रेजी सीख लो, नहीं आती है तो मत बोला करो। क्या बोलो, उर्दू में बोल लो ना। टू स्पीक फॉर द पीपल ऑफ बलोचिस्तान, टू स्पीक फॉर देयर राइट्स, मिसिंग पर्सन के ऊपर, इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर, हर चीज़ स्टूडेंट को मोबिलाइज करना ये उनका हक है, एक बुनियादी हक है। मैं इस पर समझता हूँ ये उनको बोलना चाहिए, ख़वातीन को एम्पावर करना चाहिए, एंड पर्टिकुलरली जो पेरिफेरल एरियाज़ हैं वहाँ पे ख़वातीन को आगे आना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है बलोच। आप क्या समझते हैं, इससे फर्क क्या पड़ता है साहब? क्योंकि आपकी आवाज का वो मायने तो है नहीं। आप तो खाली हिज मास्टर्स वाइस हैं। आप हिज मास्टर्स वाइस हैं, HMV, हिज मास्टर्स वाइस। आप उनकी कहानी बोल रहे हैं, क्योंकि सच तो ये है ना कि आप बलोच की आवाज उठाते ही नहीं कभी। आपने उनके लिए कभी बोला ही नहीं कुछ। ये जो आप बोल रहे हैं कि शी हैज एवरी राइट, शी हैज एवरी राइट, व्हाटएवर इट मींस, तो आप जरा ये तो बताएं कि आपने इससे पहले उनके अधिकारों के लिए, जिन राइट्स के लिए वो बात करती हैं, उन राइट्स की आपने कोई बात की अब तक? सारे दिन मोदी मोदी करते रहते हो, सुबह से शाम तक मोदी 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 ये करते रहते हो ना। मोदी जी यहाँ से आ गए, मोदी जी वहां से आ गए, मोदी जी यहाँ चले गए, मोदी जी ये कर रहे हैं, पाकिस्तान नहीं कुछ कर पा रहा है, इंडिया ये कर रहा है, ये करते रहते हो ना सारे दिन। कभी आपने एक प्रोग्राम बैठकर इस बात पर बनाया कि भाई बलोच हमसे ये बातें कह रहे हैं, उनकी ये बातें सही हैं, हमें उनसे बात करनी चाहिए, चलिए मैं एक से बात करता हूँ, जरा उनकी बात सुने, उनकी कहानी भी सुने कि वो क्या कह रहे हैं। स्टोरी सॉरी हम बलोच स्टोरी भी सुने, एंड उससे क्या होगा, यू विल गेट टू नो अ स्टोरी, एंड दैट विल आल्सो टेल अ स्टोरी टू यू, यू शुड लर्न अबाउट योर ऑन स्टोरीज जो बलूचिस्तान में बना रहे हैं आप, उसके बारे में भी आपको पता करना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट डूइंग इट, सो गो अहेड, डू दैट, टॉक टू सम बलोची लीडर्स, टॉक टू डॉक्टर मारंग बलोच, ताकि आपको भी समझ में आए कि उनके जो मुतालबे हैं वो कितने जेन्युइन हैं। तब आपकी कहानी बैलेंस होगी। खाली आपके कहने से कोई बैलेंस नहीं होती। मेरा ये मानना है, मेरा जाती है, तो तुम हो कौन? लगा कौन हो? बलूचिस्तान को अमूमन समझा गया है कि ट्रेडिशनल सोसाइटी है, लेकिन महारंग बलोच को ये भी तो बताना चाहिए कि जब दहशतगर्द जमातें जो हैं, अगर आप उनके केस को सॉफ्टली प्रोजेक्ट कर रही हैं तो उसका कौन जिम्मेदार है? नो, प्रूव इट। पहली बात ये प्रूव करिए कि आप वो दहशतगर्द कैसे, किस राइट से कह रहे हैं, बिकॉज दे डोंट कॉल देमसेल्व्स दैट। वो तो नहीं कहते हम टेररिज्म कर रहे हैं, वो तो कहते हैं फ्रीडम फाइटर हैं। ठीक वैसे ही जैसे कभी हमारे यहाँ नैरेटिव बनाते थे, ये आपके यहाँ पर अप्लाई हो रहा है ना। आप जरा बताएं तो सही कि वो जो अपने आप को लिबरेशन फोर्स कह रहे हैं, लिबरेशन आर्मी कह रहे हैं, वो टेररिस्ट कैसे हुए? पहली बात, किस हक से आप उनको टेररिस्ट कर रहे हैं? वो अपने इलाके में ऑपरेट कर रहे हैं, आपको पंजाब में नहीं आ रहे हो। वो अपनी स्टेट में है जो उनको बिलोंग करती है, वो उस धरती के लिए लड़ रहे हैं जिस धरती में वो पैदा हुए, जिस धरती में वो मरते हैं, जहां उनके रिश्तेदार मरे, जहां से आपने उनके रिश्तेदारों को गायब किया, आपने या आपकी फौज ने, व्हाटएवर। सो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? वो अपनी ही धरती में, अपनी धरती को बचाते हुए आप भगत सिंह को टेररिस्ट कहेंगे? जानते हो भगत सिंह को टेररिस्ट कौन कहता था? ब्रिटिश। क्यों कहते थे? क्योंकि दे वर द इंट्रूडर्स। Here in this case, आप रोल प्ले कर रहे हैं। You have intruded into Balochistan and now you're calling them terrorists. यही है ना सीन? This is how it is. बलूचिस्तान के लिए वो लोग जो लड़ रहे हैं, जो मजीद दुर्गढ़ के लोग हैं, वो वहां के भगत सिंह हैं। वो अपनी धरती के लिए लड़ रहे हैं, अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, अपने रिसोर्सेज के लिए लड़ रहे हैं। वो आपसे मांग नहीं रहे कुछ। जब आप ये कहते हैं कि वहां बिजली नहीं है, तो उनको इसलिए दर्द होता है बलूचों को, क्योंकि आप वहां से बिजली ले रहे हैं अपने घर के लिए, और जहां से ले रहे हैं उनको नहीं दे रहे हैं। That's the problem. अब महारंग बलोच को इस चीज़ का भी जवाब देना चाहिए कि जब चाइनीज़ पे हमले होते हैं तो वो कौन जिम्मेदार होता है? चाइनीज वहां क्या कर रहे हैं?
चाइनीज को वहां बलोच ने बुलाया? चाइनीज को वहां बलोच रिप्रेजेंटेटिव ने बुलाया क्या? बलोच के रिप्रेजेंटेटिव तो है ही नहीं। तो अगेन तो उस केस में, और क्या बलोचों ने पहले से वार्निंग नहीं दी चाइनीज को कि भाई आप यहाँ पे अनवेलकम है, यहाँ मत आइए? क्या बलोच लोगों को वहां पे कोई नौकरियां मिल रही हैं? आप वहां एजुकेशन सिस्टम लगाते नहीं, बलोच वहां पढ़ नहीं पाए, और नतीजे ये कि वहां काम न कर पाए, अपनी धरती पर बेरोजगार हो जाए, वहां के चाइनीज अपने आदमी लाए, उनसे काम कराए। व्हाई शुड बलोच एक्सेप्ट दैट? और फिर जब वो प्रोटेस्ट करें तो आप वहां क्या करें? फेंसिंग, कि उनको आने नहीं देंगे साहब वहां चाइनीज काम करने। किससे पूछकर आपने 99 ईयर्स की लीज दी थी उनको? आपने दी है ना। चाइनीज तो वहां से भटक गए। जब आर्मी पे हमले होते हैं, जब पंजाबियों पे हमले होते हैं, कभी आपने सुना है कि खैबर पख्तूनों पे हमला हुआ हो बलूचिस्तान में? कभी आपने सुना है सिंधियों पे हमला हुआ हो? नहीं, पंजाबी। क्यों भाई? सिंधियों से उनकी क्या दुश्मनी है? पश्तूनों से उनकी क्या दुश्मनी है? वो क्यों पश्तूनों पे हमला करेंगे भाई? ये अजीब ड्रामा है। अरे बलोच लोग जो हैं उनकी पश्तूनों से क्या दुश्मनी है? वो क्यों वहां पे हमला करेंगे भाई? वो सिंधियों पे क्यों हमला करेंगे? मतलब पागल थोड़ी है बलोच। ये सारे ड्रामे तो आप लोग करते हैं। ये सारे ड्रामे तो भाई आप करते हैं ना। वजीरिस्तान में किसने बमबारी की थी? आपने। अमेरिका ने थोड़ी की थी, आपने खुद ही की थी ना। किन पे की थी? अपने लोगों पे। किन लोगों में मुशर्रफ ने पकड़ दिया था अमेरिका को? अपने लोगों को, और उसके बदले में पैसे लिए थे। सो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? क्या बात कर रहे हो मियां? भी होगा जब भी होगा। सो ये इन चीज़ों के सवालों के जवाब देखें। पाकिस्तान इसमें कोई सवालों के जवाब तो आपको देने, आप अपने सवालों के जवाब नहीं देंगे, दूसरों से करें आप सवालों के जवाब दीजिए। वो क्यों सवालों के जवाब देंगे भाई? वो तो उनके सामने जो सवाल खड़े हैं वो तो उनके लिए लड़ रहे हैं। अपनी जमीन पर खड़े होकर वो आपके सवालों का जवाब दें, ऐसा कैसे हो सकता है? कि जियोपॉलिटिक्स की नज़र हो गया। फिर ये पाकिस्तान ये समझता है कि ये एक अगेन एक कोल्ड वॉर पाकिस्तान की नेबरहुड में आ गई है, ठीक है, जिसमें इन चाइना और इंडिया दे आर द प्लेट्स, और हम उसमें अफेक्ट हो सकते हैं। आए हाय, आए हाय, आए हाय। दुनिया में हर शख्स जो बैठा हुआ है वो कमरचीमा और पाकिस्तान का दुश्मन है। सबसे मासूम मुल्क अगर कोई दुनिया में है तो वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी है। सबसे ज्यादा मासूमियत पाकिस्तान की आर्मी में है। दुनिया का सबसे मासूम मुल्क पाकिस्तान है, ये बता रहे हैं हमको चीमा साहब। नया कोल्ड वॉर शुरू हुआ है, इंडिया चाइना लड़ रहे हैं। मुझे हैरानी हो रही है कि कोई कितना कलर ब्लाइंड हो सकता है कि किसी को ये अकल ही ना आए कि दरअसल चीजें कहाँ जा रही हैं। ये वो देख रहे हैं जो देखना चाहते हैं। फिर जब रिजल्ट कुछ और निकल कर आता है तो कहते हैं अरे ये क्या हो गया, हमने तो ये सोचा ना था। खैर आगे देखिए। ये चाइना और इंडिया का आपस में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो है, अभी तो इंडियंस बड़ा डाउन प्ले कर रहे हैं कि इसको किसी तरीके से ठंडा करके चाइनीज के साथ कारोबारी लिंक बनाया जाए। इंडिया सोच रहा है कि चाइना के साथ कारोबारी लिंक बनाया जाए। हमारा शर्म करो मियां, हम अपना ट्रेड बैलेंस ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो उनकी ऐप बैन कर चुके हैं, उनको यहाँ इन्वेस्टमेंट करने को नहीं मिल रही है। चाइनीज हमारे पीछे पड़े हुए हैं। कुछ पता है चाइनीज? चीमा साहब बोल क्या रहे हो? चीमा साहब, उनकी इन्वेस्टमेंट हम यहाँ बैन कर चुके हैं। वो यहाँ तमाम सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। वो हमारी जान खा रहे हैं कि हमको इन्वेस्टमेंट अलाउ करो। हम नहीं ट्रेड उनसे कर रहे हैं, वो हमारे पीछे लगे हुए हैं। ये उल्टा चल रहा है। कैसी बातें कर रहे हो? कितना झूठ बोलते हैं। लेकिन पाकिस्तान को पता है कि ये लिंक नहीं, ऐसे नहीं होना। इंडिया डायरेक्टली चाइना के इंटरेस्ट को हार्म करने के लिए तैयार है। अच्छा, बिकॉज उसके अगेंस्ट इंडिया को अमेरिका जो है सपोर्ट करेगा। तो देन जहां जहां चाइना होगा वहां उसका नेशनल इंटरेस्ट जो है इंडिया उसको कॉम्प्रोमाइज करेगा। तो ये बताओ चीमा साहब, चाइना है आपके यहाँ क्या? बताओ। चाइना तो भाग चुका। इमरान खान के टाइम से चाइना आपके यहाँ नहीं है ना। वो आपको ना आपके यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। और सुनिए, अभी आपके फ्रांस मिनिस्टर गए हुए थे वहां पे, मोहम्मद औरंगजेब, है ना? क्या कह रहे थे कि हमको रिशेड्यूलिंग कर दो पैसों की। आप इसीलिए तो जाते हो, या तो पैसे मांगने या रिशेड्यूलिंग कराने। देने की आपकी नियत नहीं होती। क्या पूछा था चाइनीज ने आपसे
कि कितने दिन के लिए रीशेड्यूलिंग करनी है, 3 साल के लिए मांगी थी उन्होंने, क्योंकि IMF 3 साल के लिए आपको दे रहा है 7 बिलियन। तो उन्होंने कहा जी 3 साल बाद क्या होगा इस पैसे का? क्या आपका फाइनेंस मिनिस्टर जवाब दे पाया था? नहीं दे पाया ना। क्यों नहीं दे पाया? और नतीजा क्या हुआ? अभी तक तो रीशेड्यूलिंग हुई नहीं है। हो सकता है हो या ना हो, मैं नहीं जानता, पर फिलहाल तो आपका सबसे गहरा मित्र, सबसे बढ़िया आपका कोलैबोरेटर, सबसे प्यारा आपका भाई, जो जो आपका दोस्त है चाइना, अभी तक तो उसने आपको कुछ किया नहीं। और नतीजा IMF गायब है सीन से, उसके एजेंडे पर आप है ही नहीं। तो आप जरा सोचिए कि आप बोल क्या रहे हैं। जहां तक चाइना की भारत से बात है, हिंदुस्तान से बात है, यहाँ तो उनकी इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, यहाँ सब कुछ हो रहा है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि इंडिया कोशिश कर रहा है चाइना के साथ बिजनेस रिलेशंस की, इससे बड़ा झूठ आप बोल नहीं सकते। मुझे पता नहीं कि आप क्यों ये झूठ बोल रहे हैं, पर इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता है। चाइना इन्वेस्ट कर रहा है भाई यहाँ पे, वो भागे आ रहे हैं। अगर चाइना पाकिस्तान में तो तब भी होगा, अगर इंडिया नहीं करेगा तो इंडिया के क्लोज पार्टनर्स करेंगे डेफिनेटली। ये तो नॉर्मल चीज़ है। इसमें देखिए, ग्वादर पोर्ट अगर कामयाब हो जाए तो किस पोर्ट को नुकसान हो सकता है? ओके, दुबई पोर्ट को, ओके, चाबहार को, ओमान को, किसको नुकसान हो सकता है? अच्छा सुनो, अब दोस्तों जरा, इन्होंने 3 नाम लिए, दुबई, चाबहार, ओमान। जहां तक मुझे याद आता है, तीनों मुल्क इस्लामिक मुल्क है। ये तीनों मुल्क ऐसे हैं जिससे पाकिस्तान के क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं। ये तीनों मुल्क हैं। दुबई का मतलब क्या हुआ? UAE। आप जरा देखिए, UAE के 4 बिलियन अभी भी इनके अकाउंट में पड़े हुए हैं, जिसको खर्च कर चुके हैं वादी में। सऊदीज का भी वही हाल है। ईरान ने अपने एंड पे गैस पाइपलाइन बना रखी है, तुमसे कह रहा है कि ले लो गैस, आप नहीं ले रहे, वो अलग बात है। बैकबोन आपके अंदर है नहीं भाई। हम भी ईरान से ले रहे थे सामान, हम अभी भी चाबहार इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें तो कोई कुछ नहीं कहता, हमारे ऊपर तो कोई बैन नहीं लग जाता। हम तो साफ कह रहे हैं अमेरिका को, जो हम बायलैटरल सैंक्शन नहीं मानते जब तक ईरान नहीं, कोई UN के सैंक्शन नहीं लगते। थी आप में हिम्मत? नहीं थी। क्यों? चमचागिरी करने की आदत है, मुफ्त का खाने की आदत है। जिससे आप मुफ्त का लेके खा रहे होंगे, जाहिर है उसको आप जवाब नहीं दे सकते। ये सीन है। आप बताएं चीमा साहब, आपने कितनी बार वीगर मुस्लिम्स के बारे में बात की है जो चाइना में रहते हैं? आपने कितनी बार इस बारे में बात की है कि चाइना में आप किसी का नाम मोहम्मद नहीं रख सकते, कोई मुसलमान वहां पे अपना नाम मोहम्मद नहीं रख सकता? आपने कितनी बार इस बारे में बात की है कि चाइना में वीगर मुसलमान जो रह रहे हैं वो अपने घर में कुरान नहीं रख सकते? कई बात की आपने? बात करना चाहिए। क्या बंदे हैं। लीजिए बोलिए। पंजाबियों को कत्ल करते हैं, ये क्यों फौज पे हमले कर रहे हैं? क्या आज भारत को ज़रूरत है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की? क्या आज भारत चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो जो है उसके ऊपर हम हमला करके उसकी कोई नुकसान पहुंचाएं? हमने कभी हमला किया था? हमने कभी हमला किया था? हमने तुमको हमेशा तब मारा है जब तुमने बदतमीजियां की हैं, तुमने पहले हमले किए हैं, हमेशा तब पिटे हो और वो आगे भी पिटोगे। ज़रूरत ही नहीं है। जब यहाँ पे लो पेड सस्ते दहशतगर्द आपको मिल जाएं तो आप क्या समझते हैं इन सस्ते दहशत उन्हें क्या पंजाबियों को मारो, इन्हों पाकिस्तान ने भी रिस्पॉन्ड करना था, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया। जब रिस्पॉन्ड किया तो उसमें सारी बात है वहाँ पे BLA के लोग मारे गए। ईरान के राइट्स मिसिंग पर्सन के ऊपर, इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर, हर चीज़ स्टूडेंट को मोबिलाइज करना ये उनका हक है, एक बुनियादी हक है। मैं इसमें समझता हूँ ये उनको बोलना चाहिए, ख़वातीन को एम्पावर करना चाहिए एंड पर्टिकुलर, ठीक है, जिसमें इन चाइना और इंडिया दे आर द प्लेयर्स और हम उसमें अफेक्ट हो सकते हैं। ये चाइना और इंडिया का आपस में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो है अभी तो इंडियंस, अगर पोर्ट अगर कामयाब हो जाए तो किस पोर्ट को नुकसान हो सकता है? दुबई पोर्ट को, चाबहार को, ओमान को, किसको नुकसान हो सकता है? जिसको नुकसान हो सकता है ना वो बीच में शामिल हो जाएगा। नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें कौन सी ऐसी। इसका तो आपने कब जाकर UAE से दुबई पोर्ट के लिए आपने कब उनसे कहा कि भाई आप लोग शामिल हैं इस सारे में? आपने कभी UAE से बात कही? आपने ईरान से बात कही? आपने ईरान पे हमला किया हो तो तब क्या है, ईरान ने आपके ऊपर मिसाइल मार दिया उठाकर,
और आज तक आप चीमा साहब यही कहते हैं कि हिंदुस्तान ने कहने पे मारा, यही कहते हैं ना। तो मुझे ये मत कहिएगा कि मैं आपके ऊपर कोई एक्यूजेशन लगा रहा हूँ, तो क्योंकि ये आप भी कर चुके हैं। आपने हिंदुस्तान के ऊपर एक्यूजेशन लगा रखा है कि हिंदुस्तान के कहने पर वो मिसाइल मारा गया जो ईरान ने आपको मारा, और वो किस पे एक्यूजेशन किया आपने? सीधे सीधे हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी पे। तो अगर हिम्मत है तो कोई उसका प्रूफ दिखा दो कि कब जयशंकर जी ने ये कहा आपकी ईरानी लीडरशिप से। क्या कभी ईरानी लीडरशिप ने कहा कि हमने जयशंकर के कहने पर किया? आप ये कहेंगे कि इसके सबूत नहीं होते, इसका मतलब आप कुछ भी बोल जाएंगे। जो कुछ मैं यहाँ बोल रहा हूँ ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, मगर आप जो बोल रहे हैं वो एजम्पशन पे बोल रहे हैं, सिर्फ मुंह खोल के बोल दिया कुछ भी, और आप चाहते हैं कि दुनिया सुनती रहे उसको बैठ के। क्यों सुनेगी भाई? फिर आप इसी तरह रिस्पॉन्स पाएंगे जैसे आज मुझसे पा रहे हैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, समथिंग वेरी नॉर्मल सी बात है। सो हमें इस चीज़ को देखना है कि क्या पाकिस्तानी जो हैं वो चंद डॉलरों के लिए, चंद रुपयों के लिए, थोड़े से आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए, अगर वो समझते हैं कि हुकूमत उनकी जो आइडेंटिटी पे हमला कर रही है, ऐसे नहीं है। आइडेंटिटी क्राइसिस में से थोड़ा और ज्यादा भी होता है क्या? तब मैं जानता हूँ कि पंजाबी खुद पंजाबी इस समय आइडेंटिटी क्राइसिस का सवाल है, वो अपनी असेंबली में भी अपनी लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं। पाकिस्तान की पंजाब की असेंबली में पंजाबी नहीं बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, जो कि उर्दू भी पंजाबी में बोल रहे होते हैं, जैसे मुशर्रफ साहब बोला करते थे, है नी? जैसे अभी ये भी बोलते हैं, ये भी तो उर्दू में बोलते हैं, पंजाबी में तो उर्दू बोलते हैं। खिताब खिताब नहीं बोलते, खताब बोलते हैं। जरा सुनते रहिए, कभी देखिएगा। हुकूमत बिल्कुल किसी की आइडेंटिटी पे हमला नहीं कर रही। हुकूमत को भी थोड़ा बड़ा दिल करना चाहिए। हम हुकूमत को बलूचिस्तान के मामले में बड़ा दिल करना चाहिए। हम वहाँ समझते हैं रिसोर्सेज नहीं है, उन लोगों को बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, पावर नहीं है उनके पास, पैसे नहीं है, हम अक्सर ये बात करते हैं। खैर मैं अब इन चीज़ों को मित्रों जरा बताओ, पैसा उनके पास नहीं है, क्यों नहीं है? जब आप अमेंडमेंट वगैरह बात करते हैं तो फिर उनके पैसे होने चाहिए ना, क्यों नहीं है? आप कहें पावर नहीं है, पावर क्यों नहीं है? अगर पाकिस्तान के पास पावर है, और वो पावर है जो बलूचिस्तान से बन के आ रही है, तो वो उस बलूचिस्तान में पावर क्यों नहीं होनी चाहिए जहां से वो बन के आ रही है? जरा सोचिए, ये कहां से होता है? थोड़ा कम मानता हूँ। उसकी वजह यह है कि 18वीं अमेंडमेंट के बाद बहुत पैसा सूबों में गया है, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, बड़ा पैसा गया है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत पैसा खाया गया है, लगाया गया है। अगर उसकी आउटकम नहीं आई वो जारी बात है, हर टाइम या ना वो फौज का कसूर है, ना वो लाहौर में बैठे सियासतदानों का कसूर है। क्यों नहीं? क्यों नहीं? लाहौर के सियासतदानों का तो मैं नहीं जानता, मगर होना तो लाहौर वालों का भी चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद में वही लोग बैठे होते हैं जो लाहौर वाले हैं। एक बात। दूसरी बात, जब बलूचिस्तान को कंट्रोल फौज कर रही है तो वो एक्यूजेशन की वो भागीदार क्यों नहीं होगी? क्यों उस फौज को नहीं कहा जाएगा जो वहां पर कंट्रोल करती है कि कौन वहां जीतेगा कौन नहीं जीतेगा? ठीक वैसे जैसे आज की गवर्नमेंट है, आज की गवर्नमेंट को भी तो जिताया ही गया है ना। आप जानते हैं ना, 4 सीट से ज्यादा पीपीपी की वहां जीतने वाली नहीं थी, बाकी की सीट किसने जिताई, कैसे आई, है ना? तो सच बोलो यार, सच बोलो। बलूचिस्तान में बलोचियों का रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। वहां रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो लोग जिनको फौज ने चुना है, सिलेक्टेड बाय द आर्मी। अब अगर लाहौर में आप कोई बैठा हुआ और वहाँ पे बैठ के सियासत कर रहे हैं, तो अब ये तो नहीं कि उसको ये कहा जाए कि इसको कत्ल ही कर दो आप। सो हमें ये जो लोग मारे गए हैं, ये जो 33 के 33 के करीब लोग मारे गए हैं, 33 लोग मारे गए हैं गाड़ियों से उतार के, ये बेसिकली आपको एक बड़े पैमाने पे इन मसलों को हल करना होगा। बड़े पैमाने पे मसले को हल करना होगा, ये छोटे पैमाने पे नहीं मसला। ऐसी होता है साहब, ऐसी होता है। इसको कहते हैं कोलैटरल डैमेज। जब आप दूसरों को मारेंगे, आप तो ना गाड़ियों से उतार के, आप जरा देखिए, आप उनको जिंदा ले जाके उनकी बेगुरमती करके लाशों की, और उनको जब ऊपर से आप फेंक रहे होते तब नहीं आपको ख्याल आया? जब हेलीकॉप्टर से आप उनको चीरों में फेंक रहे थे बलोचों को, तब नहीं आपको याद आया थे? तब तो नहीं आपकी आवाजें निकली किसी पंजाबी की, क्योंकि आपकी पंजाबी फौज है। फिर आप भुगतो ना, जो बोगे वही तो काटोगे। उसमें बलोचों को क्या रोना देना? बलोच तो वही दे। आपने वो शेर नहीं सुना साहिलो देवानी का, देंगे वही जो पाएंगे जिंदगी से हम। ये ज़हन में रखिएगा। अगर आप ये समझते हैं कि ये छोटे पैमाने पे मसला हल हो जाएगा, नहीं। ये जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
ठीक है जी। वो कह रहे हैं कि हम एक उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया जिसे कहते हैं वो ऑपरेशन हिरौफ जो है उसका आगाज़ कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि अब हम इन ऑपरेशंस का कब तक मुकाबला करते रहेंगे। मैंने आपको बताया ना कि इंडिया को कोई हमला करने की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान पर। क्यों करे इंडिया हमला? इंडिया को क्या चाहिए पाकिस्तान से? ठीक है, वो कह रहे हैं लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, अच्छा है, मतलब लगे हुए हैं अपने कामों में मसरूफ है। दैट्स अच्छा, एक बात बताओ दोस्तों, ये पिछले दिनों कह रहे थे, आपको याद है, इन्हीं के अपने शो में आकर कई बार वो इनके जो आते हैं संजय वाले साजिद तरार ने कई बार ये बात बोली है ना कि भाई यहाँ से भी तो आपके आदमी जा रहे हैं कश्मीर में, पिछले दिनों जो हमले हुए हैं, बोलते रहे ना शो में। कभी कंट्राडिक्ट किया चीमा साहब ने को? नहीं किया। यानी डीप विद इन मानते हैं कि इनके यहाँ से लोग आ रहे हैं। तो जब आप इस तरह से पंगे लेंगे लोगों से, आप हमारे यहाँ भेजे रहेंगे लोगों को, तो कहीं और कोई और भी कुछ कर रहा होगा। हमारा आपने कोई, हम तो आपके आदमियों को पकड़ के दिखा रहे हैं, आप हमें हर बात पे एक कुलभूषण यादव का सुनाते रहते हैं गाना, है ना? आपके तो हर दूसरे दिन हम मारते रहते हैं कश्मीर में पकड़ के। आपके एसएसजी का आदमी पकड़ा मारा गया ना, क्या कर रहा था वहां? टहल रहा था वहां पे हिंदुस्तानी साइड पे। अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, कितने हमले हुए हैं जिनमें हमने एसएसजी के मार्क्स देखे हैं, है नहीं? तो रहने दो यार, ये इस तरह की कहानियां। गुड, दैट्स व्हाट शुड हैपन। लेकिन पाकिस्तानियों को कोई इस चीज़ पे एहसास नहीं है, कोई एहसास नहीं है कि हर रोज़ जब आप सुबह उठें, कल मैं जब देख रहा था शाम में 50-60 बंदे इसलिए मर गए कि सड़कों के ऊपर बसें जो है एक दूसरे से टकरा गई। कोई बस खाई में गिर गई, कोई कहाँ गिर गई, कोई कहाँ गिर गई, 60-70 लोग मारे गए। मतलब ये तो बड़ी तादाद में लोग मारे गए। पाकिस्तान में तो वो ये 50-100 लाशें जो हैं वो तो रोज़ का बिजनेस हो गया। ये तो कोई समझ नहीं आ रही। लोग नेचुरल डेथ जो है, मरना लोगों की ख्वाहिश बन गई है कि हम काश हम नेचुरली मरें। अननेचुरल तरीके, किसी को कत्ल कर दिया जाता है बस से उतार के। कोई जो है वो हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस तरह का, वो कोई कहीं पे लग रहा है, कोई कहीं पे लग रहा है। हमें, मैं ज़ाती तौर पे ये इस चीज़ को जैसे कहेंगे ना कि बार बार चीज़ समझता हूँ और कहता हूँ कि भैया ठीक है जी, ये अब ये वी हैव टू लुक एट इट वेरी केयरफुली। चीज़ों को बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं है जैसे ये है। हमें लोगों को, हमें तमाशा नहीं बनना। हम बने हुए इस वक्त तमाशा, सच्ची बात है। जो मुझे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त तमाशा बना है। चीन को हमने नाराज़ कर दिया। एक ही पाकिस्तान का पार्टनर था, चीन नाराज़ हो गया इस वक्त, और सिर्फ इसलिए नाराज़। क्यों नाराज़ हो? उसे पता है यार ये लोग सीरियस नहीं है। चीमा साहब, एक्चुअली ऐसा नहीं है। आप तमाशा भी नहीं बने, आप तमाशा नहीं बने, आप ट्रेजियो कॉमिक तमाशा है, जिसपे कोई जो कंसर्न हो उसको रोना भी आ जाए, तो कोई जो कंसर्न जो बाहर से देख रहा हो, जिसके साथ में बुरा किया होगा, वो हंस भी देगा। जिसे कहते हैं ट्रेजियो कॉमिक तमाशा। तो इस ट्रेजियो कॉमिक तमाशे को चाइना भी देख रहा है। और ये जो आप कह रहे हैं ना, चाइना कहता है आप लोग सीरियस नहीं हो, बिल्कुल ठीक कहता है। आप सीरियस हैं, थोड़ी सी उसमें गलतफहमी है आपको, आप अपनी अंदाज में उसको कह रहे हैं कि चाइना कहता है आप सीरियस नहीं हो। ऐसा नहीं है, चाइना जानता है आप सीरियस हैं। सीरियस आप हैं चोरी करने में। आप चाइनीज पैसा चोरी करते हैं, सीपीसी का माल खा जाते हैं, पापा जॉन पिज्जा बना लेते हैं। आपने बताया नहीं कभी चीमा साहब कि हुआ क्या? वो पापा जॉन पिज्जा वाला जो पैसे लेकर निकल गया यहाँ से, चुपके से दन्ने से, आपकी फौज ने उसका कुछ किया नहीं ना। मतलब इमरान खान को आप जस्टिस देने के चक्कर में चल रहे हैं, वो फैज हमीद को आप जस्टिस देने जा रहे हैं, जरा उसको भी दे दिया होता। या उसके नाम पे बाजवा लगा हुआ था इसलिए कुछ इशू है। ये लोग जो हैं वो दहशतगर्दी को, आपको पता है कि पाकिस्तान ने जब भी चीन को ये कहा है कि भारत मुलव्वस है, चीनी मानते ही नहीं। वो कहते हैं हम चाहे इंडिया से नहीं कुछ कहेंगे, हमारा इंडिया का $125 अरब का बिजनेस है। आपका क्या ख्याल है, हम चाहे इंडिया को नाराज कर लें आपकी वजह? तो आपको क्या लगता है चीन आपके लिए हमसे लड़ने आएगा? आप चीन के पास ये बताने के लिए गए थे कि हिंदुस्तान मुलव्वस है, तो क्या चीन को पता नहीं है? आपको याद है ना, आपने चीन से पहले क्या कहा था? जब चीनी 5 मारे गए थे, जब उनकी गाड़ी उड़ाई गई थी, जो बलोचों ने उड़ाई थी, तो क्या कहा था आपने? आपने कहा था पहले वो पत्थर से टकरा के नीचे गिर गई, फिर आपने कहा कि नहीं वो तो एक्सीडेंट हो गया उसका, फिर आपको चीनियों ने सैटेलाइट पिक्चर दिखाई कि देखो जी ये रहा,
कैसे वो गाड़ी नीचे गिरी है, तब आप लोग माने थे, यही बात है ना। तो चीनी आप पे क्यों यकीन करे? चीनी जानते हैं ना कि आप झूठ बोलते हैं, कि आप पैदाइशी झूठ है, आप पहले झूठ बोलते हैं, फंस जाए तब सच बोलते हैं, वो भी लिमिटेड एडिशन, है नहीं। चीनियों को मालूम है कि आपकी सच्चाई, ये जो आप 100 बिलियन की कहानी है, ये आप बना रहे हैं। जाहिर है हिंदुस्तान, आप पाकिस्तान आपके लिए, चाइना आपके लिए लड़ने थोड़ी आएगा हिंदुस्तान से। हाँ, आपने चीमा साहब टाइम एंड अगेन ये बात कही है कि हमको अगर चाइना कहेगा कि लड़ने के लिए हिंदुस्तान से जाओ तो हम चल पड़ेंगे, ये कहा था ना आपने। तो आप कौन हुए? आप हुए मर्सिनरी, जो दूसरे के कहने पर पैसे लेके लड़ने के लिए जाते हैं। मैं तो हमेशा आपको यही कहता हूं कि आप और आपकी फौज मर्सिनरीज हैं। भाई आप आइडियोलॉजिकल मर्सिनरी हैं, वो आर्मी मर्सिनरी है, इतना ही फर्क है। आप what you are doing right now is nothing but proving yourself an ideological mercenary, nothing else. You are putting up a narrative which is that of an ideological mercenary. चाइना वो ये मुहावरा है ना, यू डू नॉट वन डजंट प्रेफर फ्रेंड्स ओवर कस्टमर्स। ये पुराना डायलॉग आगे बढ़ो। चाइना को अपने ऊपर डिपेंडेंट करें। हाँ, जब आप किसी को अपने ऊपर डिपेंडेंट करेंगे तो तब जाके अगले का तबीयत ठीक होगी। चीमा एक बात बताओ, किस चीज से डिपेंडेंट करोगे चाइना के ऊपर? क्या है तुम्हारे पास? ना तुम्हारे पास बाजार है उतना बड़ा, ना तुम्हारी कोई क्रेडिबिलिटी है उस तरह की। टेररिज्म तुम्हारे यहाँ पे है, तो क्या करेगा चाइना वहां आके, है कि नहीं? टेररिज्म के अंदर चाइना आके क्या करेगा? ना धंधे की तुम्हारे पास गुंजाइश है, जो वो तुम्हारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करे वो तुम्हारे अपने पॉलिटिशियन और तुम्हारे फौजी खा जाते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट को। तो डिपेंड तुम क्या करोगे? अपने गधों में करोगे? आजकल जो गधे बेच रहे हो आप उनको, वो गधों से आप उनकी डिपेंडेंसी बनाओगे? भाई आप जितने गधे पैदा करोगे हर साल, आजकल आप 100% की तरह से इंक्रीज कर रहे हैं हर साल गधे अपने, है ना। हर एक साल 1 लाख, अगले साल 2 साल में 2 लाख, तीसरे साल में 3 लाख, ऐसे आप कर रहे हैं। तो वो गधे आपसे सारे ले तो रहे हैं, और क्या चाहिए? अब आप क्या चाहते हो कि जो जानवर गधा है उसके साथ वो जो इंसानी गधे हैं उनको भी लेना छोड़ दे? वो तो बोलेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेंगे। इंडियंस ने चीनियों को डिपेंडेंट कर लिया। क्यों? कि भाई 100 अरब डॉलर इन चाइनीज कमाते हैं इंडिया से। 100 अरब डॉलर जो एक्सपोर्ट होती है, तकरीबन 100 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है। 20-25 अरब डॉलर की इंडियंस भी करते हैं वहाँ। वो आपको पता है चाइनीज़ बड़े शार हैं, वो इतनी को 20-25-30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट वैसे ही कर लेते हैं। चलो चाह के यार इनका दिल लगा रहे, ये ना महसूस करेंगे। जैसे आप यूरोप में हो तो यूरोप में सारा टाइम यूरोपियंस नाराज़ हैं चाइना से। इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर इतने % लगा दो टैक्स, इतने % लगा दो, चीनी ये कर रहे हैं, चीनी वो कर रहे हैं। अब ये देखो, ये इकोनॉमी समझने की ये बात सही है, यूरोप नाराज है। लेकिन जब अब यूरोप ने क्या किया है, यूरोप ने अपने टैरिफ बढ़ा दिए हैं चाइनीज चीजों पे। अब चाइना भी तो अपनी मार्केट ढूंढ रहा है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए मार्केट वो अपनी एक्सपेंड कर रहा है। अब वो इंडिया की तरफ देख रहा है, वो इसीलिए हो रहा है। ये बाजार की भाषा है भाई चीमा साहब, ये इकोनॉमी है, ये बाजार है, ये डिफरेंटली ऑपरेट करता है, इसमें पॉलिटिक्स नहीं आती, इसका पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं होता है। बाजार डिफरेंटली ऑपरेट करता है, उसकी अपनी पॉलिटिक्स होती है। तो इसको इससे ना जोड़ें, आपको समझ ही नहीं आ रही ये बात क्या हो रही है। और जहां तक 100 बिलियन वाली बात है, ये बात बिल्कुल ठीक है। चाइना हमसे क्यों लड़ेगा? जिस बाजार से वो खा रहा है, जिस बाजार से उसको पैसा मिल रहा है, उस बाजार को क्यों खराब करेगा? और आप जानते हो, हमको कोई बुराई भी नहीं होती उससे सामान लेने में। एक सर्टन टाइप का जो बाजार है वो हम रेडिली चाहते हैं कि चाइना में रहे, और हम ये चाहते हैं कि हम चाइना से ही ले लें, वो सामान चाइना ही बनाए। क्यों? ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपको अकल में क्यों दूं भाई? मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ ना, मैं आपका टीचर हूँ। तो चीनी बहुत सारे मुल्कों से बहुत चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं जानबूझ के, ताकि यार इनका दिल लगा रहे बेचारों का। ये खुश होते हैं कि हाँ जी हमारा ये है, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, मतलब इस तरह वो करते हैं। अब इंडिया जो है वो चाइना से जो कुछ दिल लगाने के लिए कोई नहीं करता चीमा साहब। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दिल लगाने के लिए कोई कुछ नहीं करता है। लोग इसलिए करते हैं ताकि रिलेशन हमारे बने रहें, रिलेशन हमारे चलते रहें। जिस बाजार का हमको एक्सेस मिला हुआ है वो हमको मिला रहे, क्योंकि आप 100% अगर दूसरे को अपना बाजार का एक्सेस नहीं देंगे तो कोई आपको भी अपने यहाँ का एक्सेस नहीं देगा। तो चाइनीज समझदार जरूर है, लेकिन उनकी जो सोच है वो अलग है। आप जिस तरह उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं वो बस आपकी ही लिमिटेड सोच होती है। ले रहा है। आपको क्या ख्याल है
चाइनीज़ पाकिस्तान की बात मानेंगे? पाकिस्तान ने इतने डॉसियर दिए हैं, चाइनीज़ तो बात ही नहीं करते इंडियंस, क्यों बात करें? आपने चाइनीज को डोजी कौन दिया भाई? चाइनीज कोई जज है? चाइनीज कोई कोर्ट है? कौन है चाइनीज भाई? चाइनीज को डोजी क्या कहते थे? और बाय द वे, वो डोजी लेकर आप यूएन क्यों नहीं गए? और अगर गए और उनमें दम था तो पूरी की पूरी दुनिया ने उन पे कुछ किया क्यों नहीं? अब आप कहेंगे सारी दुनिया आपके खिलाफ है और आप नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे जुजू बालक हैं, है नहीं? वो कहते हैं यार ये आपका अपना मसला, मैनेज करो इसको जैसे तैसे मैनेज करो, तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारा फोर्स है, फौज है, रियासत, वेपन, गन, इंटेलिजेंस है, ख़त्म करो। अब ये थोड़ा ही होता है इतने बड़े पैमाने पे 30, अब देखें इतने बड़े पैमाने पे किसी एरिया में एक दहशतगर्दी की कार्रवाई होनी हो और वहाँ पे पुलिस एंड लॉ इन्फोर्समेंट को, इंटेलिजेंस को पता ही ना हो कि ये होने वाला है, वहाँ पे कैसे पता होगा चीमा साहब? कैसे पता होगा? जब फौजी खेती कर रहे होंगे, जब उनको आप 45,000 एकड़ पंजाब और सिंध में दे दोगे लेकर, तो बेचारे वो खेती करें या वो हिंदुस्तान से आती हुई बिना एमिनिशन की ब्रह्मोस को देखते रहे कि हाँ एक चीज चली और वो ऐसे आई और वो हम देखते रहे कि आ गई। यही कह रहे हो ना? अब वो या तो ये वाली औकात बन सकती है, या वो खेती कर सकते हैं, या वो बॉर्डर में लड़ सकते हैं। अब सारे काम वो कैसे करते हैं आपके लिए? पर आप है उन्हीं पे डिपेंडेंट है कि नहीं? ये पता ही ना हो, ये थोड़े ऐसे होता है। ऐसे ही होता है क्योंकि औकात ही नहीं है। बलूचिस्तान में तो ऑपरेट ही नहीं करते ना। बलूचिस्तान में ऑपरेट करते हैं तेल के टैंकर से पैसे खाने के लिए फौजी, है कि नहीं? ईरान वाले बॉर्डर में होता है ना, आपने देखा होगा। ईरान वाले बॉर्डर पे तो यही होता है, हर एक टैंकर से वो पैसे वसूल रहे होते हैं। तो बेचारे वहां पे अपने पोस्टिंग को थैंक यू करते हुए वहां से वसूली करें, अपने घर ले जाएं, या वो लोगों को मारना शुरू कर दें। उन्हीं तो पैसे मिल रहे हैं उनको। इंटेलिजेंस वहां कैसे देंगे? टाइमिंग है। हमारे अपनी भी कमजोरियां और कोताही हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की, हमारी पुलिस की, हमारे लोगों की बहुत कोताही हैं। ये चीज़ें रुक सकती थी, ये स्टॉप हो सकता था सारा, अगर थोड़ा सा पहले अगर इंटेलिजेंस से अच्छी गैदरिंग हो जाती। लेकिन इंटेलिजेंस नहीं मिली, नहीं मिली तो फिर ऐसे ही होना था जैसे हुआ है। ये देखा कि ये पंजाब से हैं। ये जो ऑपरेशन हेरॉफ है, ये 48 घंटे पहले शुरू हो चुका है। पूरी दुनिया के सोशल मीडिया में खबरें फैली हुई हैं। आपको भी नहीं ये अकल आई कि आप उस पर ऑपरेशन करें, तो अपना व्लॉग कर लें कि भाई ऑपरेशन हेरॉफ शुरू हो रहा है, हमारी सरकार कुछ करती क्यों नहीं, हमारी गवर्नमेंट कुछ करती क्यों नहीं, फौजें कुछ करती क्यों नहीं। 48 घंटे बाद जब उन्होंने लोगों को मारना शुरू कर दिया, वहां मारने की खबरें पहुंच रही, तो आप व्लॉग कर रहे हो। उन 48 घंटों में आपकी फौज, सिक्योरिटी फोर्सेस, एसएसजी क्या सो रही थी? वो अपने सारे जो लिए हुए हैं F-16 मुकाई के लिए लिए हुए हैं। जब वजीरिस्तान को उड़ा सकते हो F-16 से, इनको उड़ा दिया होता है। आखिर उड़ाई तो ना, आपने कुछ भी नहीं किया। क्यों? उन फौजियों को भी डर लगता है अपनी औकात में रहने का कि भैया वहां जाएंगे कि ठोक दे उनको कोई। तो उनको गोली मार के कत्ल कर दिया गया। तकरीबन 30 से 40 दहशतगर्द हैं। मैं इस पर बात करना चाहता हूँ कि क्यों बलूचिस्तान की ये जो 20 से 40 दहशतगर्द नहीं थे, पंजाबी थे भैया। क्या कर रहे हो? 20 से 40 दहशतगर्द क्या कर रहे हो चीमा साहब? मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये क्यों पंजाबियों को कत्ल करते हैं, ये क्यों फौज पे हमले कर रहे हैं? क्या यार ये आपका अपना मसला, मैनेज करो इसको जैसे तैसे मैनेज करो। बहुत कोताही हैं, ये चीज़ें रुक सकती थी, ये स्टॉप हो सकता था सारा, अगर थोड़ा सा पहले अगर इंटेलिजेंस से अच्छी गैदरिंग हो जाती। लेकिन इंटेलिजेंस नहीं मिली, नहीं मिली तो फिर ऐसे ही होना था जैसे हुआ है। इंटेलिजेंस नहीं मिली, ऐसे ही होना था जैसे होगा, और कैसे होता? ठीक है ना, दुख होता है मुझे। मैं ज़ाती तौर पे एक बात बताऊँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ इस चीज़ को देख के जो आज पाकिस्तान के साथ हो रहा है। और हमें ये भी नहीं पता हमने बात किससे करनी है। बलोचों से बात करें, वो कहते हैं आप लोगों ने हमारे रिसोर्सेज खा लिए, कोई कहता है आप लोगों ने हमारे मिसिंग पर्सन बना ली। अब बताइए, वो गलत बात कर रहे हैं क्या? सच नहीं है आपने उनके रिसोर्सेज खा लिए? क्या ये सच नहीं है कि आपने वहां मिसिंग पर्सन बनाए हैं? ये सच नहीं है क्या? तो जावेद इकबाल आपकी तमाम सिस्टम को बैठा हुआ मुंह चढ़ा रहा है क्या? कोई कुछ, कोई समझ नहीं आ रही। हुकूमत से बात करें, वो कहते हैं जी हमारे कंट्रोल में नहीं है। चाइना सही नहीं कर रहे, हुकूमत भी ठीक कर रही, हुकूमत भी ठीक कर रही है। उनके हाथ में क्या है? बलूचिस्तान को आपने उनके हाथ से अलग कर रखा है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते, है कि नहीं? हिंदुस्तान की पॉलिसी हो,
या कुछ और, ये सब की सब तो फौज ने अपने आप में ले रखी है। आपकी ही फौज का वो जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, वही बोल रहा था ना कि हमारे रिवायती हरीफ है, हमारे रिलेशन ठीक हो ही नहीं सकते। इलेक्शन से पहले कौन बोला था हफ्ते पहले? 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले 27 जनवरी को जब मैनिफेस्टो आने वाला था पीएमएलएन का, उससे एक हफ्ते पहले किसने बोला था? आसिम मुनीर ने बोला था ना लाहौर में। फिर तब तो आपने नहीं कुछ बोला। ये फौज क्यों बोल रही है इस बारे में? वो भी वो फौज जो ये कह रही हो कि हम पॉलिटिक्स से अलग हो चुके हैं। नाराज होकर चले गए। सऊदीज और अमारातीज के अरबों डॉलर पाकिस्तान में आने हैं, वो पता नहीं कब आने हैं। लोगों को चाहिए उम्मीद। सऊदी क्यों लाएंगे भाई आपके यहाँ? सऊदी आपके यहाँ जो अरबों डॉलर लाने थे वो क्यों लाएंगे? उन्होंने रिकॉर्डिंग में पैसे डाल दिए थे आपके 7-8 बिलियन। वो आज अब तक शेयर तक नहीं तय कर पाए अपने। आपकी वो जो कंपनी थी जिसने शेयर से रेट तय करने थे, वैल्यू लगानी थी, वो दिसंबर में पूरी करने वाली थी। आज जुलाई अगस्त आ गया, अगस्त खत्म होने वाला है। कर लिया आपने? नहीं किया ना। फिर अरे यार, किस रेट पे आपको पैसे देंगे? वो क्या देंगे बताइए? आप लोगों को 20% जो देने हैं शेयर, वो ऑर्गेनाइज किए क्या आज तक? किसी को पता है? आपको पता है कि 20% शेयर कहाँ से आएंगे? वो ये थोड़े दिन पहले जब अरशद नदीम वो जीत के आया था, तो मीडिया, हुकूमत, हर चीज़ सरत चौक ली उन्होंने। सरत हर चीज़ चौक ली। क्यों? इसीलिए उन्हें कि यार है चंगा काम जो, वैसे ये अच्छा काम है, ये अच्छा काम है, बस डिस्ट्रैक्ट करो। बिजली की महंगाई है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं लोगों को। मैं यूरोप और अमेरिका में, कनाडा में, कल कनाडा में किसी दोस्त से बात कर रहा था, तो मुझे उसने कहा चीमा साहब मैं ना सदका जारिया आजकल एक और नई चीज़ को समझता हूँ। मैंने कहा किस चीज़ को? सदके में जिंदगी चलती है हमारी। बिल नहीं दिए जाते, तो मैंने को 3-4 लोग आइडेंटिफाई किए हैं जो गरीब हैं, तो मैं उनको महीने के पैसे भेजता हूँ हर घर को। तो हर घर को महीने के पैसे भेजने का मतलब ये है, बिजली के लिए 15-20 हज़ार रुपये तो होगा कि उसका यार बिजली का बिल चल जाए ताकि उसके बच्चे पढ़ सकें। आइडेंटिफाई किए हैं लोगों ने कि जिनके बच्चे पढ़ सकें, जिनके बच्चे पढ़ने वाले हैं या नहीं भी पढ़ने वाले, गरीब लोग हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी ज़िंदगी, वो रात को अगर बिजली नहीं होगी तो सोएंगे कैसे? जब सोएंगे नहीं तो अब ये नहीं बताया आपने कि वो जिन फैमिलीज को चुन रहा है, जिन बच्चों को चुन रहा है पैसे देने के लिए, बिजली के बिल के लिए, वो कहाँ के थे? पंजाब के या बलूचिस्तान के? कहाँ के थे? ये भी बता दें ना। अगर आप ये बताते तो पता लगता कि जो पाकिस्तानी बाहर रह रहा है, दरअसल वो बलूचिस्तान के लिए सोचता है, पाकिस्तान के लिए उसके लिए सोचता है, या पंजाब के लिए सोचता है। देन यू विल गेट टू नो। इस तरीके से नौकरी नहीं कर सकेंगे तो उनकी ज़िंदगी में वो जो भाग दौड़ पाजना से पढ़ लो करने की ज़रूरत है। ये उस बंदे ने मुझे बताया, मुझे बड़ी खुशी भी हुई और मैं परेशान भी हुआ। खुशी इस चीज़ की हुई कि यार ये क्यों हमने अपने हालात ये पैदा कर दिए हैं? इसमें खुशी क्या बात है? मुझे क्या कर रहे हो चीमा साहब? इन हालात में खुशी कौन सी बात है? गद्दार। मतलब परेशानी इस चीज़ की कि हमने क्यों हालात पैदा कर दिए, खुशी इस चीज़ की कि हाँ जी उल्टा बोल गए। शुक्र है कोई ऐसे लोग हैं। लेकिन ये जो डियास्पोरा हमारा बाहर बैठा हुआ है ना, ये आखिरी डियास्पोरा है। इनके जो बच्चे हैं ना, दे आर नॉट, मैं ऐसे कई अपने दोस्तों को जानता हूँ, फैमिली मेम्बर्स को जानता हूँ, रिलेटिव्स को जानता हूँ, जानने वालों को जानता हूँ, फैमिली फ्रेंड्स को जानता हूँ, जो ख़ुद तो पाकिस्तान बहुत रेगुलर आते हैं, लेकिन उनके बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं। वो पाकिस्तान की जो आइडिया है, जो पाकिस्तान की स्टोरी है, उससे इम्प्रेस नहीं है। वो इसलिए अमेरिका में बैठ के, कनाडा में, इंग्लैंड में, यूरोप में बैठ के पाकिस्तान की स्टोरी से इम्प्रेस होंगे अगर उन बच्चों ने पाकिस्तान तरक्की करता नज़र आएगा। वो एक माया ना, सक्सेस एज मैनी फादर्स एंड फेलियर इज़ ऑर्फन। तो हम ऑर्फन हैं। हमारे जो बच्चे बाहर बैठे हैं उन्हें है ना, आइंदा जो नस्लों के बच्चे हैं उन्होंने छड्डो यार इन्हों का की ये जी ने छड्डो पर दफा मारो। मेरे ख्याल से दोस्तों इसमें कोई बचा नहीं है जो मैं आपको नया बताऊं। और ऑर्फन तो खैर पाकिस्तान हमेशा से ही रहा है। उसको कोई ना कोई टेम्परेरी बाप मिल जाता है, कभी अमेरिका तो कोई चीन, ऐसे मिलते रहते हैं और उसी से इनकी गाड़ी चलती रहती है। तो खैर मुझे लगा कि ये जरूरी था कि कम से कम बलूच वाले मामले को मैं आपके सामने रखूं। और एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि बलूचिस्तान में जो पाकिस्तानी पंजाबियों ने अंधेरा फैलाया हुआ है, उसकी मार काट का सिलसिला शुरू हो चुका है दोस्तों। और भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र वहां घूम चुका है, जो इस समय
मारकाट मचाए हुए है, वो मारकाट जो इस समय बलूचों के फॉर्म में भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र मचा रहा है। पंजाबी कट रहे हैं इसलिए कि उन्होंने वहां पर अपनी जातियों का, अपने अत्याचारों का अंधेरा बहुत हद तक फैला दिया है। जो 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 ये तीर की बात छाई हुई है, जो तीर की जो अंधेरा, जो डार्कनेस वहां छाई हुई है, उसके कटने का वक्त ऐसा लग रहा है कि अब नजदीक आता जा रहा है। माजिद जो ब्रिगेड है, जो मजीद ब्रिगेड है, जो उनकी सुसाइड ब्रिगेड जिसको कहते हैं बलूचिस्तान में, वो अपने काम पे लगी हुई है और वो बड़ा सक्सेसफुली अपने ऑपरेशंस को लॉन्च कर रही है। मैं आपको इसलिए शुरू में कहा कि यू नेवर नो कि कब भगवान कृष्ण किस रूप में आ जाए, उसको कौन सी रेस, कौन से लोग, कौन सी जातियां, कौन से वर्ग किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। मगर जब जब धर्म की हानि होती है, कोई एक अवतार नीचे आता है जो उस अंधेरे को दूर करता है। जैसा मैंने कहा, हर वक्त आपको इसी तरह से भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र लिए हुए नजर नहीं आएंगे। हमेशा ये चक्र किसी न किसी रूप में आता है, किसी फॉर्म में आता है, कभी किसी ग्रुप के रूप में आता है, चाहे कि वो कौरवों के रूप में हो या किसी और वो अपना काम करता है। तमाम ये जो बलोच हैं लीडर्स जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं उनको प्रेफर करूंगा कि भगत सिंह से उनको कंपेयर किया जाए, ना कि किसी टेररिस्ट से कंपेयर किया जाए जैसा कि चीमा साहब कर रहे हैं। खैर, तो ये था चीमा साहब का नैरेटिव जो मुझे लगा कि जरूरी है आज के दिन। और मुझे खुशी हुई चीमा साहब की आज बड़ी नीची हुई आवाज देखकर। वो जो पता नहीं कि उसमें सहमी हुई आवाज थी, डरी हुई थी या क्या, लेकिन जो भी थी इसका हमसे कोई लेना देना नहीं। मित्रों, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अपनी राय जरूर दीजिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा इस वीडियो पर, और फिर हम बात करेंगे अपनी जारी अगले वीडियो में। बाय बाय फॉर नाउ, गुड इवनिंग।